नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लिए मैं हूं आपके साथ हिमानी भाटिया। जहां पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी खबर रेवाड़ी से है, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जिला निगरानी और समन्वय समिति की बैठक की है। तीसरी खबर सोनीपत से है, जहां बिजली विभाग डिफॉल्टरों के लिए खुशखबरी सामने आई है। बिजली बिल जमा कराने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। आखिरी खबर हिसार से है, जहां यूथ फेस्टिवल में भारी छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय यूथ फेस्टिवल चल रहा है। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विधायकों के लिए बजट से संबंधित जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट और राज्यों के वित्त प्रबंधक को लेकर प्रशिक्षण किया जाएगा। हालांकि शीतकालीन सत्र में 2 विशेष ट्रेनिंग सेंटर रहेंगे, जिसके बाद डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी संबोधित करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। सत्र में 2 सेशन 11:30 से 1 और 2 से 3:30 तक रहेंगे। फिलहाल सीनियर एनालिस्ट साकेत सूर्य पहले सत्र को संबोधित करेंगे और दूसरे सत्र को मानस गुंगी संबोधित करेंगे। बजट और अच्छे ढंग से बने, क्योंकि तो उसके लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहिए, वो हम 5 दिसंबर 2022 यानी सोमवार को करने जा रहे हैं। विषय रहेगा बजट एवं राज्यों के वित्त प्रबंधन पर विमर्श। जो बजट हम तैयार करते हैं और जो स्टेट्स के अंदर फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है उसको, तो ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकुला के अंदर ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें ये जो उसका उद्घाटन है आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे और उसके पश्चात लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। टाइम होगा सुबह 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे से 4 बजे तक चलेगा और 1 घंटे का बीच में भोजन अवकाश रहेगा। इसमें 2 विशेष जो हैं सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन जिसको कह सकते हैं, वो रहेंगे 11:30 से लेकर के 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। आधे घंटे का बाद में समापन। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से स्वर्णजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी स्वर्णजीत, आपसे जानना चाहूंगी कि 5 दिसंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए मानी, आज विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी साझा की कि आने वाले बजट सत्र को लेकर की सरकार जो है वो काफी ज्यादा, क्योंकि ये भी सरकार का 8वां वर्ष है, 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 9वें वर्ष में सरकार प्रवेश कर चुकी है। तो इस बजट में कुछ खास होने वाला है और यही कारण है कि इस बार विधायकों का बजट सत्र जो है वो इस संबंधित प्रशिक्षण, जिस प्रकार से आपने बताया कि प्रशिक्षण शिविर जो है उसका आयोजन किया जा रहा है और इस 5 दिसंबर से ये प्रशिक्षण शिविर का जो आगाज होना है और खास तौर पर इस प्रशिक्षण शिविर में
बजट और राज्यों के वित्त प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही शीतकालीन सत्र में 2 विशेष ट्रेनिंग सेक्शन रखे जाएंगे और साथ ही डिप्टी सीएम के साथ साथ अभी जैसा कि ज्ञानचंद गुप्ता हमारे दर्शक सुन ही रहे थे कि उन्होंने कहा कि लीगल ऑपोजिशन लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस सत्र में उनका भी संबोधन रहेगा और समय जिस प्रकार से बताया गया कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये सत्र चलने वाला है और बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक की बात कही गई है और इसमें सीनियर एनालिस्ट साकेत सूर्य पहले सत्र को संबोधित करेंगे और दूसरे सत्र को मानस गुगी संबोधित करेंगे। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि बजट सरकार किस प्रकार से लाती है और यही कारण है ये प्रशिक्षण शिविर जो है इसका आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किन मुद्दों को लेकर विपक्ष विधानसभा सत्र में हंगामा करने वाला है, क्या कुछ मुद्दे उठाने वाला है? देखिए अभी जो पिछले सत्र की बात की जाए तो हंगामे के बीच में ही रहा उस समय जो है कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बहुत कई बार वॉकआउट भी जो है विपक्षी दल ने किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नेताओं के साथ कई बार वॉकआउट करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हरियाणा का कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। तो इस बार भी कानून व्यवस्था को लेकर और बेरोजगारी को लेकर ये 2 अहम मुद्दे जो है इस बार भी बजट सत्र में देखने को मिलेंगे और साथ ही आने वाले समय में ये भी सरकार के ऊपर विपक्षी पार्टी जो है प्रश्न चिन्ह लगा सकती है कि जो पिछले बजट सत्र में जो वायदे किए गए थे और उन वायदों को कितना एग्जीक्यूट किया गया और किन किन सेक्टर्स में किया गया, इसके ऊपर भी चर्चा होनी स्वाभाविक है। तो हो सकता है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी इशारों में ये बताते रहे हैं कि इस बार विपक्षी दल की पूरी तैयारी है बजट सत्र में मौजूदा सरकार को घेरने की। हिमानी। स्वर्णजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दूसरी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जिला निगरानी और समन्वय समिति की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि बैठक में रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। वहीं उन्होंने धारूहेड़ा में राजस्थान के भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी के मामले पर कहा कि 1 महीने में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो पिछला टारगेट इसमें दिया गया था, जिन भी अधिकारियों ने उसको टारगेट को अचीव नहीं किया तो उसमें सबको ही डांट की नहीं कह सकते, लेकिन सबको आदेश तो दिए ही गए हैं। आपका धारूहेड़ा का भी मामला था जिसमें भवाड़ी का जो गंदा पानी आ रहा है उसमें एक टीम बनाई थी और उसकी वर्किंग रिपोर्ट आई नहीं, तो उन्होंने जबकि अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसी तरह से हमारा एक लीलोड का मामला भी था, जो एनटीपीसी के प्लांट से जो वेस्ट पानी आ रहा है, तो वो दोनों तरफ से ऐसा ही था कि वो एनटीपीसी वाले अधिकारी कह रहे थे हमारा पानी नहीं है। हम अधिकारी शहर में विकास कार्य था, लेकिन नेता। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जैन सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, बैठक का आयोजन किया गया और उसमें क्या कुछ चर्चा की गई? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है वो एक कमेटी की एक मीटिंग की गई, समन्वय कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन जब उन्हें वहां पर पता चला, लोगों की शिकायतें मिली कि उनके कई काम नहीं हो रहे, तो उन्होंने अधिकारियों को वहां पर मौके पर फटकार लगाई। आपको बता दें कि भिवाड़ी, जो कि हरियाणा की सीमा से सटा हुआ जिला है राजस्थान का भिवाड़ी, वहां से इंडस्ट्रीज का दूषित पानी लगातार धारूहेड़ा में आ रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है, लोगों के मकान तक जो है वो जर्जर हो चुके हैं। और जो नेशनल हाईवे धारूहेड़ा से गुजरता है जयपुर की तरफ, दिल्ली से जयपुर की तरफ, संख्या नंबर 48 पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है इस दूषित पानी के लिए। 1-2 महीने पहले लगभग केंद्रीय मंत्री ने एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी के गठन के बाद आश्वासन दिया था
कि 1 महीने के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उन अधिकारियों को भी बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर वो अधिकारी नहीं पहुंचे तो मौके पर उनको नोटिस दिया गया और जो लापरवाह अधिकारी थे उन्हें भी वहां पर लताड़ लगाई गई। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री मीटिंग के बाद वहां से निकलने लगे तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि बेलगाम अधिकारी या कमजोर नेतृत्व वाली सरकार है ये, तो इस पर इतना ही उन्होंने कहा कि संज्ञान में है मामला और वहां से भाग खड़े हुए और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने गंदे पानी की समस्या की बात करी, लेकिन रेवाड़ी राव इंद्रजीत का गढ़ माना जाता है, लेकिन वो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है वो 4 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं और अब 5वीं बार की फिर तैयारी कर रहे हैं 2024 के चुनाव में। और दूसरी ओर अगर बात करें तो लगभग 6 बार यहाँ से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जो कि बिजली मंत्री रह चुके हैं, जेल मंत्री रह चुके हैं, कई मंत्रालयों के बागडोर उनके हाथ में रही है, उनके हस्तक्षेप के बाद भी जो भिवाड़ी से इंडस्ट्रीज का गंदा पानी, दूषित पानी धारवाड़ा के अंदर आता है, ना तो उन्हें केंद्रीय मंत्री उस पर कोई लगाम लगा पाए और ना ही कैप्टन अजय सिंह यादव इसके ऊपर कोई लगाम लगा पाए। अब बावजूद उसके जो यहाँ के लोग हैं उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और इस दूषित पानी के कारण नेशनल हाईवे 48 जो कि दिल्ली से जयपुर की तरफ जाता है, धारवाड़ा के अंदर पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और 3-3 घंटे का जाम लगा रहता है। क्योंकि देखिए, काफी कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत सिंह, क्यों नहीं मान रहे इनके अधिकारी ये बात, और जबकि इसका जो बजट है वो भी पारित किया जा चुका है हरियाणा सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, लेकिन काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर ये मीटिंग की गई थी और जो बेलगाम अधिकारी हैं निश्चित रूप से उनके ऊपर लगाम कसी जानी चाहिए, तभी जाकर लोगों के ये काम हो पाएंगे। चैन सिंह, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि स्थानीय लोगों का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाते होंगे, तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है पानी की समस्या को लेकर? आप बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार यहाँ पर जो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव है, जो 6 बार यहाँ से मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे चिरंजीव राव जो अभी 2019 के चुनाव के अंदर वो विधायक बने कांग्रेस से, उन्होंने कई बार समस्या का हल करने के लिए वहां पर प्रदर्शन किए, धरने किए, रोड भी जाम किया, लोगों ने भी रोड जाम किया, लेकिन सरकार है कि उसके कान के ऊपर क्यों नहीं रेंग रही है बिल्कुल भी, और क्यों नहीं इस समस्या का समाधान हो पा रहा। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनकी भी राजस्थान सरकार से इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी, बजट पारित हो चुका, लेकिन क्यों ये कार्य लंबित पड़ा हुआ है, सवालिया निशान लगना बड़ा जरूरी है। और जो लोग हैं वहां से, और वो बार बार जो है वो इसी सवाल को करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और 2019 के चुनाव में तो लोगों ने वोट देने से भी जो है वो इनकार कर दिया था, उसके बाद केंद्रीय मंत्री के कहने पर उन लोगों ने सहमति बनाई वोट देने की, लेकिन वोट तो देते हैं, लाखों रुपए का टोल टैक्स, करोड़ों रुपए का टोल टैक्स रोड के ऊपर लोग देते हैं वाहनों के आने जाने का, लेकिन अगर रास्ता देखा जाए, सड़कें देखी जाए तो इतनी जर्जर हो चुकी है जो आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं और हर हफ्ते कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता जहां इस रोड के ऊपर 4 या 5 मोटे सड़क हादसों के अंदर ना हो जाती है। जी चैन सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं तीसरी खबर का रुख करेंगे। तीसरी खबर सोनीपत जिले से है, जहां जिले में बिजली विभाग के 69,727 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर 235 करोड़ रुपए बकाया है। बताया जा रहा है कि 18,874 लोगों ने ब्याज माफी योजना का लाभ उठाकर 5 करोड़ 85 लाख का ब्याज माफ कराया। वहीं बिजली विभाग को 28 करोड़ 97 लाख की राशि जमा कराई। वहीं बिजली निगम ने 31 दिसंबर तक ब्याज माफी योजना को बढ़ा दिया है। हालांकि बिजली निगम ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू की गई। आपको बता दें कि सरचार्ज माफी योजना की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी गई है और योजना के तहत 30 नवंबर तक जुड़ने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ किया जाना था, लेकिन 30 नवंबर तक जिले में महज 18,874 उपभोक्ता ही बिजली निगम की इस योजना से जुड़ पाए हैं, जबकि जिले में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की संख्या करीब 69,727 है। वहीं बचे हुए उपभोक्ताओं को बिल जमा करवाने का एक और मौका देते हुए बिजली निगम ने अब इस योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
हैं कि डिफॉल्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर है कि डिफॉल्टर उपभोक्ता अभी भी काफी हद तक हमारे सिस्टम में शामिल है। और अगर मैं बात सोनीपत जिले की करूं तो अभी हमारे सिस्टम में 69,000 के आसपास कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिसमें 47,000 कंज्यूमर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। वो अभी बिजली की हमारे बिल की राशि उचित समय पर या नियत समय पर जमा नहीं करा पा रहे हैं और उनको हम डिफॉल्टर की श्रेणी में काउंट कर देते हैं। ये खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं, जहां बिजली बिल जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक अब बिजली उपभोक्ता अपना बिल जमा करा सकते हैं। ये तस्वीरें भी आपको सोनीपत से दिखा रहे हैं और ये अहम जानकारी आपको सोनीपत से दे रहे हैं, जहां बिजली विभाग की तरफ से एक खुशखबरी है बिजली उपभोक्ताओं के लिए। आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक अब बिल की तारीख बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर तक आप बिल जमा करा सकते हैं उपभोक्ता। बिजली विभाग के द्वारा ये एक बड़ी खुशखबरी है उपभोक्ताओं के लिए। बिजली विभाग ने 31 दिसंबर तक का अब समय बढ़ा दिया है बिजली का बिल जमा कराने के लिए। सोनीपत से ये आपको अहम खबर और अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां अब उपभोक्ता अपना बिजली का बिल 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको सोनीपत से दिखा रहे हैं, जहां बिजली विभाग ने एक बड़ी खुशखबरी दी है उपभोक्ताओं के लिए। आपको बता दें कि बिजली विभाग के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि अब बिजली उपभोक्ता अपना बिल 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। सोनीपत से आपको ये खबर और अहम जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 30 नवंबर तक जुड़ने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं का सब चार्ज भी माफ कर दिया गया है। लेकिन 30 नवंबर तक जिले में महज 18,874 उपभोक्ताएं हैं जिन्होंने अभी तक बिजली बिल जमा नहीं कराया है। तो ये जानकारी आपको सोनीपत से दे रहे हैं, जहां अब बिजली बिल की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और तारीख बढ़ा दी गई है। अब बिजली उपभोक्ता 31 दिसंबर तक अपना बिल जमा करा सकते हैं। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनीपत से लाजपत जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर। जी लाजपत, तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? बिजली विभाग ने बिजली बिल जमा कराने की तारीख बढ़ा दी है। जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से लगातार नगर निगम में जिन लोगों के बिजली बिल रुके हुए हैं उनकी तारीख इसलिए बढ़ाई थी। वो लोग उनको पता नहीं लग पाया या कैसे क्या ढिलाई रही तो लोग भर नहीं पाए। उस बात को लेकर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो तारीख है वो बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 69,000 के लगभग डिफॉल्टर उपभोक्ता हैं जिन्होंने अभी तक अपना बिल जमा नहीं किया है। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या कुछ उपभोक्ताओं की वृद्धि होगी? जी बिल्कुल, देखिए जो जिनके बिल बकाया है कहीं ना कहीं उन पर सख्ताई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सख्ताई इसलिए कि पहले उनको आगाह किया गया है, उनका समय बढ़ाया गया है, फिर अन्यथा जो प्रशासन और सरकार मिलकर और नगर निगम इस बिल की जो भरपाई नहीं कर रहे उन पर सख्ताई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब उपभोक्ता जो है 31 दिसंबर तक अपना बिल भर सकते हैं, तो लोगों में किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है? तो बिल्कुल, लोगों ने जरूर ये बात मानी है कि समय जरूर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर जो लोग अपना बिल नहीं कर पाएंगे तो उन पर सख्ताई जरूर दिखाई देगी। जी
जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिसार में यूथ फेस्टिवल में भारी छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि गुरु जमकेश्वर विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय यूथ फेस्टिवल चल रहा है। इस दौरान ऑडिटोरियम में पटाखे भी जलाए गए। आपको बता दें कि 29 नवंबर को गुरु जमकेश्वर विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल शुरू हुआ, लेकिन 2 दिसंबर को जमकर हंगामा हो गया, साथ ही पटाखे भी फोड़े गए। आपको बता दें कि इस घटना से गुरु जमकेश्वर विश्वविद्यालय प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि यूथ फेस्टिवल में हंगामा होने की वजह से यूथ फेस्टिवल को बीच में ही 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया और अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाकर ऑडिटोरियम से बैग समेत युवाओं को बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें भी आपको हिसार से दिखा रहे हैं, जहां छात्रों ने जमकर हंगामा किया है यूथ फेस्टिवल में। ये तस्वीरें हिसार से आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद फेस्टिवल को 3 घंटे तक बंद कर दिया गया। यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था विश्वविद्यालय में और जिसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया और उसके बाद ये फेस्टिवल को 3 घंटे तक रोक दिया गया। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिसार से फोन लाइन पर अनूप कुंडू जिन जुड़ के हैं, उनसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर। छात्रों ने यूथ फेस्टिवल में हंगामा किया है। हिमानी, हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय यूथ फेस्टिवल चला है। 29 नवंबर को ये शुरू हुआ था और आज 2 दिसंबर को इनका समापन था, लेकिन कल और आज यहाँ पर जमकर हंगामा देखने को मिला। कल भी पटाखे जलाए गए, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ सख्ती नहीं बरत पाया। बाहर से आए हुए छात्रों ने आज ऑडिटोरियम में लाइव प्रोग्राम के दौरान पटाखे फेंके, जिसके कारण अलग से पुलिस बल बुलाना पड़ा और तलाशी ली गई। कुछ युवा जो बैग लेकर के आए हुए थे उसके अंदर उन्होंने पटाखे लिए और पटाखे चलते हुए कार्यक्रम के अंदर फेंके। ऐसे कार्यक्रम से कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन पर काफी सवाल उठ गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 साल से परमानेंट वीसी नहीं है। हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हिसार के जो वीसी हैं कंबोज, उन्हीं को इसका अतिरिक्त भार दिया गया है। एक कारण यह भी माना जा रहा है कि वीसी का परमानेंट न होना यूथ फेस्टिवल को कारगर साबित नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हंगामा हुआ, अपने आप में यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने वाली बात हुई। 4 दिन का यूथ फेस्टिवल और जिसमें 2 दिन लगातार हंगामा हुआ और ये हंगामा भी इस प्रकार से हुआ कि बीच में 3 घंटे के लिए कार्यक्रम रोकने पड़े। पुलिस प्रशासन अलग से बुलाना पड़ा। उसके बाद अलग से देखने को मिला कि बाहरी जो छात्र आए थे उन्होंने इतना हंगामा मचाया कि 3 घंटे कार्यक्रम रोकने के बाद दोबारा से प्रोग्राम शुरू करना पड़ा और 3 घंटे के दौरान ये कार्यक्रम इसलिए बंद रहा कि एक इतना बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो सकती थी। बम पटाखे फेंके, किसी को नुकसान हो सकता था, किसी की जान तक जा सकती थी, भगदड़ मच सकती थी। तो इस प्रकार की जो एंट्री जब हुई गेट से लेकर के ऑडिटोरियम तक, तो बड़े सवाल इसलिए उठते हैं कि क्यों नहीं चेकिंग की गई, किस प्रकार से बैगों में पटाखे लेकर के बाहरी छात्र यहाँ पर पहुंचे, उनको प्रवेश किस प्रकार से ऑडिटोरियम में तक मिला। तो ये बड़े बड़े सवाल कहीं न कहीं इस फेस्टिवल में जो है जीजीयू प्रशासन की ओर इशारा कर रहे हैं कि उनकी एक सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक ये मानी जा रही है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम किया जा रहा था और उस कार्यक्रम में हंगामे की भेंट कार्यक्रम का चढ़ जाना अपने आप में यूनिवर्सिटी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात हिमानी ये है कि बाहरी जो छात्र थे उनका प्रवेश किस प्रकार से हुआ, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले सभी कॉलेज की पहले से आइडेंटिफाई किया गया था। उनकी जो एक लिस्ट मंगाई गई थी कि कौन कौन छात्र इसमें कार्यक्रम में भाग लेंगे और कौन छात्र स्कूल की ओर से यहाँ पर आकर के परफॉर्मेंस देंगे। तो इन तमाम चीजों के बावजूद भी हंगामा खड़ा होना और पटाखे जैसी वाहियात हरकत का सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दे गया। हिमानी जी बिल्कुल, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये बहुत ही बड़ी चूक है, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई। देखिए, कल जो इस प्रकार की घटना हुई उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को चिन्हित किया और उनको पूछताछ के लिए साथ भी लेकर गई। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है, सिर्फ पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन कल की कार्रवाई के बाद आज फिर से
लाइव प्रोग्राम के दौरान पटाखे फोड़ना अपने आप में, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे गुरु जिम्बेश्वर विश्वविद्यालय प्रशासन हो, उसकी एक बड़ी चूक कहा जा सकता है। क्योंकि पहले दिन जिस प्रकार की बड़ी घटना हुई उसमें चूक दिखाई दी, उसके बावजूद दूसरे दिन भी अगर ऑडिटोरियम में पटाखे फोड़े जाते हैं, लाइव परफॉर्मेंस को रोका जाता है, हंगामा मचाया जाता है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चूक ये है। और इससे कहीं न कहीं जो गुरु जिम्बेश्वर विश्वविद्यालय की साख पर भी बात आई है। और सबसे पहली बात जो यहाँ के चाहे वो कर्मचारी हों जो कह रहे हैं दबे स्वर में, या छात्र हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में रेगुलर वीसी का ना होना अपने आप में इस प्रकार के एक गैर जिम्मेदाराना रवैये को ठहराता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल इस प्रकार की चूक हुई और पटाखे फोड़े गए, उसके बाद दूसरे दिन भी पटाखे फोड़े जाना अपने आप में इस घटना की ओर एक इशारा करता है। और जो चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक होने की बात सामने कही जा सकती है। सिमानी, अनूप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।